अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है ग्रेविटेशन। इसमें हम सीखेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होती है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने ये पेश किया था। दरअसल ये उसके जहन में एक आइडिया था। वो आइडिया कैसे आया? एक दफ़ा जो न्यूटन था वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो एप्पल का जो दरख्त था। क्या हुआ कि उस अचानक उससे एक एप्पल टूट के नीचे गिरा ज़मीन पे। तो वहाँ से उसके जहन में ये आइडिया पैदा हुआ और फिर उसने इस पे जो वो काम शुरू किया। इससे पहले भी इस पे काम हुआ था कुछ, तो फिर उसने मज़ीद इस पे काम शुरू किया कि ये एप्पल जो ऊपर से दरख्त से टूट के नीचे गिरा है, ये नीचे की जानिब यानी ज़मीन पे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया या किसी और साइडों पे क्यों नहीं गया। तो उसने ये इससे नतीजा हासिल किया, अपने पूरे काम के बाद ये नतीजा हासिल किया कि यूनिवर्स में जितने भी मैस हैं, ठीक है, जितने भी मैटर है जो कि मैस रखते हैं, हर एक मैस दूसरे मैस के ऊपर फोर्स लगाता है, जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। चाहे कोई मैस जितना भी छोटा हो, ठीक है, जैसे ये है मेरे हाथ में और ये दो गोल मार्कर है, ठीक है, तो ये भी दोनों मैस है, दोनों मैटर है। मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है, जो वजूद रखती है, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, वो मैटर होती है। और जो इमोशंस होते हैं, जैसे गुस्सा हो गया, कुछ जज्बाती होना, ये चीज़ें नॉन मैटर होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है वो मैटर होती है। अब देखिए ये दोनों मैटर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब न्यूटन ने यही बताया हमें कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं। ये जो फोर्स है ये हमें क्यों महसूस नहीं होती, इन दोनों की फोर्स हमें क्यों महसूस नहीं होती, इसकी रीज़न भी हमें न्यूटन के लॉ से, यानी ये जो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ है, इससे मिलेगा। अब हम चलते हैं न्यूटन के लॉ की तरफ। न्यूटन ने जो पहली चीज़ बताई कि अगर हमारे पास कोई दो मैस हो, फॉर एग्जांपल एक ये मैस और दूसरा मैस हमारे पास ये, ठीक है, ये दो मैस है हमारे पास। इसको हम नाम दे देते हैं M1 का और इसको हम नाम दे देते हैं M2 का, और ये इनके सेंटर्स हैं। इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास जो है वो d डिस्टेंस है, ठीक है। ये सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, ना कि ये बाउंड्री से। अभी हमने एग्जांपल देखिए दो गोल मार्कर की, हम कोई भी दो मैच ले सकते हैं। इधर हमने ये दो बॉल टाइप मैच लिए हैं, ठीक है, गोल मैच लिए हैं। अब वो बताया, उसका लॉ था कि हर एक मैच दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब वो कितनी फोर्स लगाता है, वो ये बताया कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इन दोनों के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट, जितना इसका मैस है और जितना इस बॉडी का मैस है, इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर इन दो मैसेज का प्रोडक्ट, इन दो बॉडी के मैसेज का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या थी, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है, ये d उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये स्क्वायर है, मतलब डबल नहीं है, ठीक है, डबल नहीं समझे। यानी अगर हम इस डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज कर देंगे, 2 टाइम इंक्रीज कर देंगे, तो फिर ये नहीं होगा कि फोर्स 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यानी फिर जो फोर्स होगी इनके दरमियान वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम यही डिस्टेंस 3 टाइम कर दें, इस डिस्टेंस का 3 टाइम कर दें या 3 टाइम हो हमारे पास, तो फिर 3 टाइम को हम ये नहीं कहेंगे कि इनके दरमियान जो फोर्स में कमी आई है
वो 6 टाइम है, नहीं बल्कि 3 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 टाइम उसमें कमी आएगी। अब हम दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, F प्रोपोर्शनल M1 M2 ओवर D स्क्वायर। अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, जी लिखते हैं हम इस कांस्टेंट को। ये हमने जी लिखा, M1 M2 ओवर D का स्क्वायर। अब ग्रेविटेशन है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जी का कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है। अब ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, जो कि दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कम्प्लीटली बयान करता है। यहाँ पे जो हमारे पास जी है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है, जी इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। ये इसका हमारे पास जी की वैल्यू होती है। अब देखते हैं ये दो मैसेज की, जैसे मैंने एग्जांपल दी, अब इन्हीं के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो हम महसूस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इनका मैस बहुत कम है, इनका प्रोडक्ट भी बहुत कम होगा, मैसेज का प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके बाद ये वैल्यू भी देखें कितनी स्मॉल है जी की वैल्यू, और जो इसका मैसेज होगा वो इस इतनी स्मॉल वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो मज़ीद स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो इंतहाई कम है, इसलिए हमें वो महसूस नहीं होती, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो बड़े मैसेज के दरमियान देखना चाहें तो तब हम उसे महसूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक हम अगर मैस लें अर्थ, ठीक है, अर्थ बहुत बड़ा मैस है और इसके मुकाबले में कोई स्मॉल बॉल ले लें हम, ठीक है, एक बॉल हमारे पास होगी, एक होगा अर्थ, दो मैसेज होगा। अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखनी है तो क्या होता है, वो मैस जो छोटा है वो नीचे की जानिब गिर जाता है, यानी जो हमारे पास ज़मीन की पुल है, जो ज़मीन दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से खींचती है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ज़मीन की, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट नीचे ज़मीन की तरफ चल जाते हैं। जबकि दो छोटे मैसेज के दरमियान हमें वो फोर्स ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते, एक बड़े मैस ज़मीन के दरमियान हम फोर्स ऑब्जर्व करते हैं। अब ये ग्रेविटेशन का लॉ, इससे हम एक और चीज़ भी देखते हैं कि ये बिल्कुल मुताबिकत रखता है न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक है, जो कि न्यूटन का मोशन के मुतालिक तीसरा लॉ था। वो क्या था, रिएक्शन एंड एक्शन इज ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें भी देखें तो ये मैस M1 ये M2, ये इसके ऊपर इस जानी फोर्स लगाता है, ये इसके ऊपर इस जानी फोर्स लगाता है, ये इस लाइन पे है, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल है, ठीक है, बराबर फोर्सेस लगाते हैं। जबकि इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड पे इसकी डायरेक्शन उसकी अपोजिट है। तो ये देखिए यहाँ पे वो न्यूटन का थर्ड लॉ भी पूरा इससे डिस्क्राइब होता है, वो वहाँ पे फिट आता है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। अब देखें हमने ये चीज़ अभी जिक्र किया मैंने इसका, कि अगर कोई भी चीज़ है बॉल है जैसे, तो हम उसको छोड़ दें तो ज़मीन से अपनी तरफ खींच लेते हैं ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अब इसी तरीके से ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा होने की वजह से बाकी जो चीज़ें जो हैं उसको ये अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा है। अब एक हद तक ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ज़मीन के अराउंड, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट के करीब अगर हम कोई लोहा या दूसरा मैग्नेट लेके आते हैं तो क्या होता है, वो उसकी ख़ास हदूद के अंदर, ठीक है, उस खास हद के अंदर आके उस पर असर करता है। जैसे देखें अगर हम कोई मैग्नेट हो, अगर हम उसके करीब लाते हैं तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, फिर रिपेल भी कर सकता है। तो अगर उससे दूर ले जाएं तो फिर वो मैग्नेट ये वाला दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा, यानी इसके ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो क्या होता है कि वो मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड
होती है उसकी गिर्द जो जिसकी वजह से वो दूसरे किसी लोहे या मैग्नेट को अपनी तरफ खींचती है। इसी तरीके से ज़मीन के गिर्द भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। जिस फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ज़मीन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे अपनी तरफ खींचती है। अगर कोई उससे बाहर होगा तो वो फिर उसकी ज़मीन की तरफ नहीं आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड और चीज़ होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में हम और चीज़ भी हमारे पास है कि ये एक फील्ड फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है हमारे पास? फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स क्या होती है? फील्ड फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स का सवाल पैदा था वो क्या, लेकिन जैसे हम अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ बड़ी होगी तो हम उसको मूव करवाने के लिए उसको टच करेंगे, ज़रूरी हाथ लगाएंगे तो फिर ही उसको हम मूव करवा सकेंगे, उसके ऊपर फिर तभी फोर्स एक्ट हो सकेगी। जबकि ज़मीन जो फोर्स लगाती है वो उसकी सरफेस के ऊपर भी अगर कोई चीज़ हो तो फिर भी उसके ऊपर फोर्स लगा देती है, यानी इसका उसके साथ कंटेक्ट करना लाजमी नहीं है, उसको छूना लाजमी नहीं है। तो ये नॉन कंटेक्ट फोर्स है, यानी फील्ड फोर्स है। तो इसके बाद इसमें एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो क्या चीज़ होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, अगर कोई पार्टिकल या कोई मैस जो है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो और वो जितनी उस अपने ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट महसूस करता है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी ज़मीन के गिर्द उसकी फील्ड के अंदर कितनी ग्रेविटेशन फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। जो बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैग्नेट होता है जैसे हमारे पास, तो उसके करीब अगर कोई हम दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा होगी। अगर दूर ले जाएंगे तो वो कम हो जाएगी। इस तरीके और दूर ले जाते हैं तो वो कम हो जाता है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से ज़मीन की जो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स है वो जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। तो अब अगर कोई मैस ज़मीन की सरफेस के पास है तो वो एक ख़ास फोर्स महसूस कर रहा होगा, उसके ऊपर ख़ास फोर्स लग रही होगी। वो फोर्स कितनी होगी? जितनी वो फोर्स की मिकदार होगी उससे ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके बाद ये चीज़ आप हमने देखना कि जैसे जैसे हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं तो ये हमारे पास ग्रेविटेशन की फोर्स है वो कम हो जाती है, यानी ज़मीन की जो ग्रेविटेशन की दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है वो कम होती जाती है। ज़मीन की सरफेस के ऊपर ज़्यादा है, जैसे कोई मैस बुलंदी पे जाएगा तो फिर ज़मीन में उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होती जाएगी और एक जगह पे वो मैस इतनी बुलंदी पर अगर पहुंच जाए तो वहाँ पे वो बिल्कुल ज़मीन की फील्ड से बाहर हो जाएगा, फिर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ज़मीन की सरफेस के ऊपर किसी दूसरे मैस के ऊपर फोर्स कितनी लगती है, ठीक है, अगर वो हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास है 10 न्यूटन, ठीक है। ज़मीन अपने सरफेस के ऊपर पड़े हुए मैस को कितनी फोर्स अपनी तरफ अपने सेंटर की तरफ खींचती है? 10 न्यूटन। याद रखें ज़मीन किसी की भी अगर मैस को खींच रही है तो वो अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ना कि सरफेस की तरफ। फोर्स ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किसी मतलब ज़मीन के सेंटर की जानिब होती है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।